पहला प्रश्न मेरा ही है कि जो विषय से संबंधित नहीं होगा, कि देयर इज ऑनगोइंग टॉपिक ऑन G20 summit invitation which was sent to the other countries on the name of the President of Bharat, whereas Article 1 of Constitution of India says India, that is Bharat. Does that mean Bharat always used as synonym to India, or it is really attempt to replace the word India to Bharat? Because why I ask कि आपने ये सवाल किससे पूछा है, because Abhishek ji is a wonderful friend and we have been together for many years now, so I understand that his approach to this particular question is going to be from a direction from the constitution and the polity thing, while my answer will be with some political understanding. I'm more of an activist rather than a constitutional expert, right? So my perspective here is that देश का नाम बदलने की कोशिश इलाहाबाद के नाम बदलने की कोशिश से बहुत ज्यादा अलग नहीं, ठीक है ना? हम लोग आंख बंद कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन व्हाई द आइडिया ऑफ colonial legacy is being raised in a particular way. Because once you start saying that हमारे देश का नाम इंडिया होना colonial legacy है, सच्चाई है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया इंडिक यानी कि सिंधु से बनता है और सिंधु अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से एक नदी के तौर पे था. लेकिन the moment you accept this idea that we can announce a few things as colonial legacy and then get rid of it, then please understand there are people who are already saying that Constitution of India has colonial legacy. So what will you get rid of? Constitution of India. And the moment you start getting rid of the Constitution of India, and you can see, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि बार बार अखबारों में ये बात आ रही है कि संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसे री एग्जामिन किया जाए. In other words, we are talking about maybe redrafting the constitution itself by amendments. That's a dangerous precedence. So if you ask me, मुझे देश को भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा देश भारत है. किसी अन्य को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा देश भारत है. मैं तो शुरू में बताया कि हम तो हिंदी वाले लोग हैं, हम तो इस बात से खुश ही हैं कि देश भारत है. लेकिन मेरा देश भारत किसी इंडिया को इरेज करके नहीं बनेगा. मेरा देश भारत है और वह इंडिया होने के बरक्स, इंडिया होने के वर्सेस, इंडिया होने के विरुद्ध नहीं है, वे इंडिया होने के साथ है. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक है. सर मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि हम कहते हैं फ्री प्रेस या फिर फ्री स्पीच, उसको लेकर के था कि सर ऐसा जैसा कि आजकल हम देखते हैं, अभी हमारे जो बाइडेन है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी मोदी जी को ये सलाह दी कि हमें फ्री प्रेस पे काम करना चाहिए. तो सर उस पे आपके क्या व्यूज हैं, ये मैं जानना चाहता हूं. और सर आप मिलके इस समस्या का किस तरीके से समाधान भी ला सकते हैं सर? देखिए, पहला उत्तर तो जॉय बाइडेन को है कि भैया अपना देश संभालो, अपना हम देख लें. आखिर ये जो बाइडेन उसी देश से आते हैं जिस देश में वह एक अजीब सा व्यक्ति राष्ट्रपति था थोड़े दिन पहले तक, जो उस देश के ही संविधान के तहत हुए चुनावों के तहत जो फैसले आए उनके खिलाफ उनकी संसद पे चढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना? सो बट देन व्हाई जो बाइडेन और फॉर दैट मैटर एनीबॉडी एल्स, विदेश से आया हुआ व्यक्ति ये हिम्मत कर पाता है कि इतने बड़े लोकतंत्र को यह सलाह दे कि आपके यहां प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है? यह सवाल फिर हमें अपने नागरिकों से पूछना पड़े. मैं सरकार से भी नहीं कह रहा, सरकार को तो हम ठीक कर लेंगे बशर्ते नागरिक ये सवाल पूछने को तैयार हो. देश में फिलहाल एक डॉक्यूमेंट्री की बहुत चर्चा हो रही है, व्हाइल वी वॉच्ड. इंग्लैंड में वह बाकायदा सिनेमाओं में प्रदर्शित होती है, अमेरिका में होती है. इस देश में हमारे ही मैगसेसे अवार्ड विनर पत्रकार के पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित नहीं हो पाती है. अब यह सवाल हम जो बाइडेन से पूछने नहीं जाएंगे, ये हमें नागरिकों से पूछना पड़ेगा कि हमने वो दबाव क्यों नहीं बनाया
कि हमारे देश के एक पत्रकार पर इतनी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बनती है रवीश पर, और हम ये सुनिश्चित नहीं करवा पाते हैं कि वो हमारे यहाँ के सिनेमा घरों में और हमारे घरों के OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सके. So to me, this question is not with the government, to the government, it is addressed to the citizenry, that we allowed certain section of media कि वो अपने कर्तव्य से भटका और हमने उसे भटक जाने दिया. इसलिए मेरे ख्याल से तो ये नागरिकों का सवाल है, और नागरिकों को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि वे सुनिश्चित करें कि वह मीडिया जो फ्री प्रेस की जो भूमिका है उसे अदा नहीं कर रहा, उसको उसकी जगह दिखाएं. भाई आप देखना बंद कर दीजिए, फिर कौन देख रहा है वो इंडिया वांट्स टू नो, कौन है वो? अर्नव गोस्वामी. आप देखते हैं इसलिए उस व्यक्ति के पास इतनी ताकत है, आप नहीं देखेंगे उसके पास ताकत नहीं बचेगी. गुड इवनिंग सर. सर मेरा प्रश्न ये है कि एक सिविल सर्वेंट के पूरे वर्किंग टेन्योर में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि पॉलिटिशियंस का दबाव आता है एक सही डिसीजन लेते वक्त, और बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहां वो सही डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन उनका काफ़ी दबाव रहता है तो वो नहीं ले पाते हैं. जैसे कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बहुत से जगहों पर, जिसके कारण वो एक जगह रह के कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे, और वो करना चाहते हैं तो बहुत दबाव रहता है पॉलिटिशियंस का. तो उनको कैसे फेस किया जाए एज अ सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियंस को कैसे फेस किया जाए और एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए मतलब नागरिकों के लिए. आई एम सॉरी हियर आई कैन नॉट प्ले टू द गैलरी. ठीक है, आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं बताऊं कि पॉलिटिशियन बहुत बुरे होते हैं, भ्रष्टाचार से भरे होते हैं, करप्ट होते हैं, और हमें उनको तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए. और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो, सॉरी किसी को याद है कौन सी फिल्म थी जिसमें वो पॉलिटिशियंस को तेजाब से समथिंग, ठीक है, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द केस. पहले तो हमें इन सिंप्लीफाइड बाइनरीज से निकलना पड़ेगा जिसमें ये एजम्पशन है कि ब्यूरोक्रेट तो बहुत ईमानदार लोग होते हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियन बहुत प्यारा पॉपुलर पंचिंग बैग है, जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो सब पॉलिटिशियन कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जैसा मैंने कहा सिटीजनरी है. नागरिक जैसा नेता डिजर्व करते हैं वैसा नेता आपको मिलता है. ठीक है ना? सो इस बाइनरी से थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं. पर यस, यू आर राइट, अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है और अपना काम वह नियम कायदों के अनुरूप कर रहा है और ठीक तरीके से कर रहा है तो उसे करने का मौका मिलना चाहिए. और इसे न केवल पॉलिटिशियन बल्कि और दूसरे ब्यूरोक्रेट भी, ऐसा भी तो होता है ना, बहुत बार दबाव पॉलिटिशियन से नहीं आएगा, अपने सीनियर से आएगा, अपनी ही सर्विस के सीनियर से आएगा, या कोई सेंट्रल सर्विस से है उसके ऊपर IAS का दबाव आएगा. तो इनसे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे, तो दो चीजें हैं. पहली बात तो आप सिविल सर्विसेज में आए तो मानकर चलिए कि तबादले से नहीं डरना है, उसका कोई लाभ नहीं है. दूसरी चीज आपको यह मानकर चलना है कि अगर आपके पास रूल्स हैं, आपके पास नियम कायदे हैं, तो आप चाहें तो बचे रह सकते हैं भ्रष्टाचार से. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा. और तीसरी बात, अगर आपको ये तय हो ही जाए कि पॉलिटिशियंस आपको सांस नहीं लेने दे रहे हैं, आप सही हैं, पॉलिटिशियन गलत हैं, तो लात मारिए नौकरी को, पॉलिटिशियन बन जाइए. उसमें क्या दिक्कत है? ये देश आपको कब रोक रहा है कि आपको चुनाव नहीं लड़ने हैं? आप चुनाव लड़िए और बाद में आप मंत्री बन जाइए, वो व्यक्ति केवल विधायक होगा, उसे ठीक कर दीजिएगा. सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग. देखिए, डेमोक्रेसी को प्लीज इस बात को समझिए कि इस तरह के सिंप्लीफाइड वर्जन से निकलना पड़ेगा कि चूंकि ये इमेजिनेशन होना कि पॉलिटिशियन अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो सीखते नहीं हैं. जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वे जानते हैं कि इस देश में ऐसा होना संभव नहीं है. ये बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें आप इतने लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आसानी से नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल बात है. सो ये थोड़ा सा फिल्मी मामला ज्यादा है जिसमें मान लिया जाता है कि एक तरह के लोग अच्छे और दूसरी तरह के लोग बुरे हैं. सर एक क्वेश्चन है जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. सो सर, भारतीय पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के संदर्भ में एथिकल लीडरशिप की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? जब हम लीडरशिप या गवर्नेंस की बात करते हैं तो समहाउ एक मिसएप्रीहेंशन मैंने सोसाइटी में देखा है, विद्यार्थियों में खास तौर से, that they assume that
वन हु इज इन पावर वह दिखाता है कि किसी देश की गवर्नेंस और उसकी लीडरशिप क्या है, जबकि द फैक्ट इज कि हमारे लीडर्स या जो लोग, फॉर दैट मैटर ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, वो हमारी गवर्नेंस के बेस्ट इंडिकेटर्स नहीं है। गवर्नेंस एसेंशियली इंक्लूड सिटीजनरी। नागरिकता जो है, नागरिक जो हैं, वो गवर्नेंस का एक अविभाज्य अंग है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सो यू कैन नॉट हैव गुड गवर्नेंस, गुड लीडरशिप अनलेस आपके पास जागरूक, सतर्क और अपने दायित्वों को पूरा करने वाले नागरिक ना हो। सो जब भी हम फ्लॉ देखते हैं और हम लीडर्स को ब्लेम करना शुरू करते हैं, एक्चुअली ब्लेम, अ लॉट ऑफ द ब्लेम लाइज टू हम जो कॉमन सिटीजन है, कि जो हमारी भूमिका थी, हमारी भूमिका क्या थी? नागरिक दायित्व, जो नागरिक कर्तव्य है उनकी भूमिका। और ये केवल, जैसा अभिषेक जी ने कहा, बहुत सही बात है कि अगर देश एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और उसके लिए आपका दायित्व है कि भैया घर में रहिए, ये भी एक भूमिका है। लेकिन ये भी एक भूमिका है कि जब देश को जरूरत है तो आप सड़कों पर निकलिए। हम इन दोनों भूमिकाओं में कभी कभी थोड़ा सा कम रह जाते हैं, और सड़क पर निकलने वाली भूमिका में तो और ज्यादा कम रह जाते हैं। एस्पिरेंट्स होता है, अपनी तैयारी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब देखूंगा कि कैसे लोग आम जनता का नुकसान करते हैं, तब मैं अचानक रॉबिनहुड बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ता है। सो टू मी, नर्चरिंग गुड लीडरशिप इन गवर्नेंस स्टार्ट विथ नर्चरिंग गुड सिटीजनशिप। नागरिक को यह पता हो कि उसके क्या दायित्व हैं, उसके क्या अधिकार हैं, ना तो वो अधिकारों को छोड़े और ना ही अपने दायित्वों से किनारा करे। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कई बार उनसे लड़ना पड़ेगा जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो लीडर्स हैं और वो रास्ता दिखाएंगे। रास्ता दरअसल नीचे सिटीजनरी ने दिखाना है, और लीडर को मजबूर करना है कि वो उस रास्ते पर चले। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड सिटीजनरी इज।